नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और आप देख रहे हैं अदिति की अदालत। 1947 में भारत के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान का सफर आगे बढ़ा, लेकिन 75 सालों में भारत ने कामयाबी की कई इबारत लिखी और पाकिस्तान बदहाली में ही रहा। खाने को रोटी नहीं है, खरीदने को पैसे नहीं हैं और पाकिस्तान का ये हाल उसकी एक गलती की वजह से हुआ है जो उसने आज से 7 दशक पहले की थी। ये कहना है आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत का कि बंटवारा एक गलती है और जो लोग आज नाखुश हैं, जो लोग आज तंगहाली में जिंदगी बिता रहे हैं, दरअसल ये 75 साल पुरानी गलती का ही नतीजा है कि आज पाकिस्तान में लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट, किस तरह से पॉलिटिकल रिएक्शन आए हैं सरसंघचालक प्रमुख के इस स्टेटमेंट पर, आरएसएस प्रमुख के स्टेटमेंट पर, और कैसे वार पलटवार हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी बीजेपी और आरएसएस से सवाल पूछ रही है। इस रिपोर्ट में देखिए आप। आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उसके लोग कह रहे हैं कि वो गलती हो गई, ये गलती हो गई, सब कह रहे हैं, सब मानते हैं। 1947 में हुए बंटवारे और अखंड भारत को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नया बयान दिया है। उन्होंने विभाजन को एक बुरा स्वप्न बताते हुए कहा कि आजादी के 7 दशक बाद भी पाकिस्तान में लोग खुश नहीं हैं। अब वो भी मानते हैं कि विभाजन एक गलती है, पाकिस्तान में लोग दुखी हैं। आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उसके लोग कह रहे हैं कि वो गलती हो गई, ये गलती हो गई, सब कह रहे हैं, सब मानते हैं। और जो भारत से अलग हो गए, क्या वो अलग हो गए उससे अभी इस क्षण तक सुख में है? वो दुख में है। मोहन भागवत ने कहा कि हमको नया भारत बसाना है। भारत खंडित हो गया है। अपनी हठ धर्मिता के कारण वो भारत से अलग हो गए, संस्कृति से अलग हो गए। क्या वे सुखी हैं? अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुःस्वप्न है। जो सही है वो टिकता है, जो गलत है वो आता है और जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप तैयार रहिए। सत्यमेव जयते का देश है, अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुःस्वप्न है। जो अभी धीरे धीरे जा रहा है, वैसे वैसे एक उत्साह का संचार हो रहा है। आरएसएस प्रमुख के इस बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि भागवत जी को चाहिए प्रधानमंत्री को निर्देश दें। भारतीय जनता पार्टी तो आरएसएस की ही विंग है, इसलिए प्रधानमंत्री से कहें। वो खुद कह चुके हैं 11 दिन में हम पाकिस्तान में अपना झंडा फहरा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मोहन भागवत जी अगर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता बंटवारे को गलत मानती है और बंटवारे को हम भी गलत मानते हैं, तो मोहन भागवत जी को चाहिए कि प्रधानमंत्री को डायरेक्शन दें। उनका भारतीय जनता पार्टी तो उनकी आरएसएस का विंग है, इसलिए प्रधानमंत्री से कहें। वो खुद कह चुके हैं कि 11 दिन में हम पाकिस्तान में अपना झंडा फहरा सकते हैं। तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान के अंदर मिलाएं और अखंड भारत की शुरुआत होगी, एक बड़ा कदम होगा। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने सावरकर और गोलवलकर का नाम लेकर आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंटवारा उन्हीं के पूर्वजों का बीजारोपण है। वो सावरकर जी से पूछे, आरएसएस से पूछे और गोलवलकर जी से पूछे, उकसाने का काम तो उन्होंने ही किया था। बंटवारा उन्होंने कराया है तो एक करने का कोशिश करके देख लें। वो जो बीजारोपण है भारत और पाकिस्तान का बंटवारे का, ये तो उन्हीं के पूर्वजों ने किया है। वहीं बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का कहना है कि उस समय सबका मानना था कि भारत के टुकड़े नहीं होने चाहिए। गांधी जी खुद कहा करते थे, देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, और निर्णय गलत था। सच है कि पाकिस्तान के सिपहसालार देश संभालने में विफल रहे हैं। का मानना ये था कि भारत के टुकड़े नहीं होने चाहिए। गांधी जी खुद कहा करते थे, देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, और निर्णय गलत था। खाली एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री की जिद के कारण कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है और देश के 2 टुकड़े करवा दिए, मुझे लगता है कि वो निर्णय वाकई में गलत था। और इस प्रकार पाकिस्तान की जो स्थिति हो रही है, पाकिस्तान के सिपहसालार पाकिस्तान को संभालने में कहीं ना कहीं नाकामयाब हुए। भारत में हो रही सियासत के बीच पाकिस्तान से भी लगातार बयान आ रहे हैं। इन पर
और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं हमारे साथ आरएसएस समर्थक अवनीजेश अवस्थी जी हैं, हमारे साथ कलीमुल हफीज हैं, एआईएमआईएम के नेता हैं, और हमारे साथ अमजद अयूब मिर्जा हैं, पीओके में एक्टिविस्ट हैं। पहला सवाल कलीमुल हफीज जी मेरा आपसे है, और सवाल बहुत ही सिंपल सवाल। मोहन भागवत कह रहे हैं जो पाकिस्तान चले गए, 75 साल पुरानी गलती की सजा उनकी मौजूदा पीढ़ी जो है वो भुगत रही है। जो पाकिस्तान में है वो नाखुश हैं, जो भारत में हैं वो अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े हुए। आपका रिएक्शन? देखिए, आधी बात वो सच बोल रहे हैं और आधी बात वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ वो ये बोल रहे हैं कि ये टू नेशन की थ्योरी का पहला आर्टिकल सावरकर जी ने सन 1927 में लिखा था, जिस सिद्धांत को बाद में मुस्लिम लीग ने फॉलो किया, और फिर मुस्लिम लीग और आरएसएस और उस वक्त की जो हिंदू महासभा थी उन्होंने मिलके 2 प्रांतों में सरकार भी चलाई। यानी ये दोनों लोग टू नेशन थ्योरी पे काम कर रहे थे और उसमें किसी हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन जो मौलाना आज़ाद जिन्होंने बाकायदा ये बात कही कि ये अगर टू नेशन बनते हैं तो मुसलमान दोनों तरफ से नुकसान में रहेंगे। जो यहां से वहां जाएंगे वो अपनी संस्कृति खो देंगे और वहां जाके वो मुहाजिर कहलाएंगे, और जो यहाँ रह जाएंगे वो हमेशा यहाँ के लोगों के ताने का प्रताड़ना का वजह बनेंगे। और उनकी बात, मौलाना आज़ाद की बात सही निकली कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान तमाम ताने सहता है, परेशानी उठाता है, और वो जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान का मुसलमान वो भी वहां पे खुश नहीं है, चूंकि वो वहां के लोग भी उसको परेशान भी करते हैं, और प्लस वहां जिन हाथों में वो देश गया उनसे वो देश चलाया नहीं गया। तो इसलिए आधी बात तो ये ठीक है। एक सेकंड, कौन से ताने सहता है इस देश का मुसलमान? एक सेकंड सर प्लीज, अब डिबेट पर रहिए। कौन से ताने सहता है भारत का मुसलमान? उसके राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है सर, जैसे अदिति त्यागी के हैं, जैसे अवनीजेश अवस्थी यहाँ बैठे हैं उनके हैं। जी मैं बताता हूं, देखिए 15 जगह कल रामनवमी के जुलूस में जो उपद्रव हुआ और जो नारे लगाए गए, बाकायदा लगाया गया कि आप पाकिस्तान चले जाइए, हम टिकट भी आपको देंगे, और वो पुलिस की मौजूदगी में लगे। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों नेता हैं जो कहते हैं कि आपको हम पाकिस्तान भेज देंगे, पाकिस्तान चला जाना चाहिए। ठीक है, इस पे जवाब लीजिएगा आप, लेकिन आप ये समझिए, आपको ये भी याद रखना चाहिए जब आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो याद रखना चाहिए इस भारत का, इस देश का मिसाइल मैन कौन है? इस देश में हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करने वाले कौन रहे हैं? इतिहास में जब आप 1947 में जाते हैं तो 1947 के बाद इस देश की जो जर्नी है उसके बारे में भी बात होनी चाहिए, और वही मैं चाहती हूं आज हो। अवनीजेश अवस्थी, सवाल ये था कि पाकिस्तान में रहने वाले नाखुश हैं, सरसंघचालक ये बात कह रहे हैं, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं जो भारत में है वो परंपराओं से जुड़े हैं। लेकिन सीधे तौर पर सवाल उठा आरएसएस और उसकी विचारधारा पर, और सवाल उठा ये कि मुसलमानों को ताने झेलने पड़ते हैं। तो कैसे कह सकते हैं सरसंघचालक ये? ऐसा आदित्य जी, बड़ी साफ सी बात है कि इस देश में रह करके कोई भी, जो भी वो किसी भी संप्रदाय पंथ का हो, अगर वो पाकिस्तान के झंडे हाथ में उठाएगा, भारत के खिलाफ बोलेगा, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, किसी मैच के दौरान या किसी अन्य घटना पर अगर पाकिस्तान का पक्ष लेगा, तो एक स्वाभाविक व्यक्ति, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का सवाल नहीं है, इस देश का आम नागरिक ये कहता है कि जाओ फिर, अगर इतने पाकिस्तान से प्यार है तो जाओ वहां पर आटा लूटो, जाकर के आटा लूटो, आप जाकर के वहां पर जाओ ना, फिर यहाँ झंडा उठा रहे हो, यहाँ झंडा उठाने से ज्यादा अच्छा है कि वहां जाकर के आटा लूटो। बात बड़ी साफ सी है कि जिस समय ये विभाजन हुआ भारत का, जिस तरीके से इन्होंने कहा सावरकर जी के बारे में आप जानते नहीं है, सर सैयद अहमद खान ने पहली बार कहा था कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो जा करके, और अगर जानबूझकर बोल रहे हो तो ये कोई मानेगा नहीं। बात बड़ी साफ सी है। आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर लगाने पर अड़े हुए हैं जो लोग, वो लोग सावरकर की बात करते हैं, वो लोग सावरकर को दोष देते हैं, जिन्ना की तस्वीर नहीं हटाएंगे लेकिन दोष देंगे सावरकर को। सावरकर ने बिल्कुल कुछ नहीं, कभी भी नहीं कहा। और अगर मैं आपको बता दूं, अगर इनको ना मालूम हो तो मैं बाबा साहब अंबेडकर की किताब है, इसको पढ़ लेना, कलीमुल हफीज साहब,
बाबा साहब अंबेडकर ने इस किताब में आप लोगों को यानी कि जिन्ना को और जो विभाजन के जिम्मेदार थे उनके बारे में जो साफ लिखा हुआ है ना, वो जरा एक बार पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा होगा और इसको आगे से कोट करें। ठीक है, जवाब लीजिए कलीमुल हफीज। और कलीमुल हफीज जब जवाब दीजिएगा तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है। सर सुनिए प्लीज सुनिए, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है ये कहने पे कि मुसलमानों को ताने झेलने पड़ते हैं। सर किस बात का ताना? असदुद्दीन ओवैसी तो रोज खड़े होकर ललकारते हैं, सरकार को ललकारते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को ललकारते हैं। वो तो ये तक कहते हैं कि मुसलमानों अपना नेता चुन लो। दलितों ने चुना, ठाकुरों ने चुना, यादवों ने चुना, मुसलमानों अपना नेता चुन लो, इतना खुलकर बोलते हैं। तो कौन मार रहा है ताने? देखिए मैडम, एक बात तो ये कि सर सैयद ने ये कहा था कि इस देश के हिंदू मुसलमान दो कौमें ऐसी हैं जैसे खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें। ये भी सर सैयद का कोट है। दूसरा, सावरकर जी का जो लेख है और उसके बाद जिन्ना और हिंदू महासभा की दोस्ती है, ये सबको पता है। आखिर इन्होंने दोनों ने मिलकर सरकारें चलाई, चाहे वो पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में चलाई या बंगाल में चलाई। अब तीसरे नंबर पे आइए, हम तो उस विभाजन के खिलाफ थे, हम उसे गलती मानते हैं। अगर ये दोनों देश ना बने होते, आज बांग्लादेश और पाकिस्तान भी इंडिया में होता, तो आज इस लोकतंत्र में और मजा आता। आज हम बहुत बड़े देश होते, अखंड भारत होता। लेकिन जिन लोगों ने इसको बंटवारा किया वो इस देश के दुश्मन थे। तो जितने मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेदार है, उतने ही आरएसएस भी जिम्मेदार है इस विभाजन की। ठीक है, जवाब लीजिए अवनिजेश अवस्थी। बात बड़ी साफ सी है। ये 1925 में जब स्थापना हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और 1939 में ये जिन्ना साहब की मांग आई, तब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक महाराष्ट्र के कुछ जगह और उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों तक ही सक्रिय था। राष्ट्रीय राजनीति में उसका कोई योगदान नहीं था। हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जो हैं वे तमाम राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, जो राष्ट्रीय आंदोलन था जो पूरे देश में एक पार्टी के नाम पर, एक पार्टी के नेतृत्व में चल रहा था, उसके नाम से बाद में। और ऐसे सिर्फ राष्ट्रीय सोशलिस्ट भी थे, उसमें जयप्रकाश नारायण भी थे जो बाद में अलग हुए, बाकी लोग भी थे, सुभाष चंद्र बोस स्वयं थे जो बाद में अलग हुए। तो ऐसे उस समय राष्ट्रीय आंदोलन को बल देने के लिए सब लोग एक साथ एक दल के नीचे, एक नाम के नीचे काम कर रहे थे। बात अदिति जी बस एक 10 सेकंड में सिर्फ और बोल दूं, बात बड़ी साफ सी है कि जहां ये कह रहे हैं सरकारें चलाने वाले, थोड़ा पढ़ लीजिए, वो प्रजा कृषक पार्टी के साथ बनाई थी ताकि मुस्लिम लीग के साथ मुस्लिम लीग सरकार ना बना सके। जरा पढ़ लिख लिया करो थोड़ा बहुत भाई। ठीक है, मैं कलीमुल हफीज जी आपको वापस मंच दूंगी, लेकिन क्योंकि आपने भारत के मुसलमानों का जिक्र किया था, अमजद अयूब मिर्जा को इस बहस में लेकर आना चाहती हूँ। अमजद अयूब मिर्जा पीओके में एक्टिविस्ट है, पाकिस्तान के कब्जे वाला जो जम्मू कश्मीर है उसके एक्टिविस्ट हैं। जरा इन्हें बताइए कि मुसलमानों का हाल पाकिस्तान में क्या है। और मोहन भागवत जब ये कहते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो नाखुश हैं, उन्होंने गलती की 1947 में, उस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें ये जो मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो यूपी से और बिहार से और दूसरे इलाकों से जो मुसलमान माइग्रेट करके 1947 से 1950s तक पाकिस्तान आए, वो उनको आज भी महाजर कहा जाता है। और उनको पाकिस्तान के लोगों ने, जो मकामी लोग हैं, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया एज इक्वल्स। और यही वजह है कि 80s में बहुत बड़ी मूवमेंट उठी, MQM महाजर कौमी मूवमेंट, और उन्होंने सिंध में बहुत सारी सीटें ली, नेशनल असेंबली की भी, प्रोविंशियल असेंबली की भी, और एक फोर्स बन के वो उभरी। लेकिन उसके बावजूद भी उनको रिकग्निशन नहीं मिला। तो इन हालात में बेशुमार जो लीडर्स हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स हैं, वो ये चाहते हैं कि अब हिंदुस्तान जो है वो वापसी का सफर किया जाए। वो अपने पुरखों को याद करते हैं, वो पीछे घर बार जमीनें छोड़ के एक ख्वाब, ख्वाब के पीछे वो लग के तो वो पाकिस्तान आए कि पता नहीं यहाँ पे क्या मुल्क बनने जा रहा है।
और वो मुल्क उस तरह से नहीं बना। फिर उनको पॉलिटिकली मैनिपुलेट किया गया। जो बड़े बड़े महाजर थे पॉलिटिशियंस जैसे लियाकत अली खान, वो तो सिंधी नहीं थे ना पंजाबी थे, तो उन्होंने फिर अपनी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने के लिए महाजरों को हैदराबाद कराची में सेटल किया, क्योंकि उस वक्त कराची जो है वो कैपिटल था पाकिस्तान का। तो वो उन्होंने वहां पे कैपिटल में उनको ठीक है, मैं इसमें किया। अमजद अयूब मिर्जा यहाँ पर कलीमुल हफीज को लाना चाहती हूँ। कलीमुल हफीज, अभी आपने सुना थोड़ी देर पहले, आप मुझसे ये कह रहे थे कि भारत में मुसलमानों को ताने सुनने पड़ते हैं। हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। और आपके जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका पॉलिटिकल करियर खुद इस बात की तस्दीक करता है, उनके स्टेटमेंट्स जो हैं वो खुद इस बात की तस्दीक करते हैं। अब आप जवाब दीजिए। अमजद अयूब मिर्जा सीधे तौर पर बता रहे हैं कि जब पाकिस्तान की बात की जाती है तो वो गलती क्यों है? नहीं, ये तो मैं भी कह रहा हूं। मैं मिर्जा जी की बात से एग्री करता हूं कि वो गलती थी। और हमारे बुजुर्ग मौलाना आजाद ने बाकायदा अपनी किताब में लिखा है कि ये जो भारत का मुसलमान एक मजहब के नाम पे जो दूसरी जगह हिजरत कर रहा है, ये डबल नुकसान में रहेगा। अपने आबा व अजदाद को छोड़ देगा, अपनी संस्कृति छोड़ देगा, और जहां जा रहा है वहां के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। इसीलिए जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह गया, उनकी बात सुनकर रह गया और ये सोच कर रह गया कि ये मेरा मुल्क है, मैं अपनी संस्कृति अपनी धरती क्यों छोड़ूं। चूंकि धरती और संस्कृति मजहब से नहीं होती। मजहब तो ये एक तरह का आपका जीवन पद्धति या आपकी श्रद्धा का मामला है। लेकिन जो आपके बाप दादाओं की जो जड़ें जुड़ी हुई होती हैं वो आपके वतन से होती है, आपकी जाय पैदाइश से होती है। ये हिंदुस्तान हमारी जाय पैदाइश है। आज हम कितने फख्र से कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, हमारे बाप दादा का है। वो एक अलग बात है कि कुछ ऐसे लोग जो राष्ट्र विरोधी हैं वो हमारी हुब्बुल वतनी पे सवालिया निशान लगाते हैं या कभी कभी हमें ताने देते हैं। तो हम उस ताने को उनको आपके मंच पे कह रहे हैं ना कि वो गलत करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान बनना एक गलती थी और जो मुसलमान यहां से वहां गए हैं वो नाखुश हैं। और हम इस फेवर में हैं कि अखंड भारत बने और भारत पहले जैसी पोजीशन में आ जाए, हम इसको सपोर्ट करते हैं। भारत का मुसलमान को परेशान करने की आरएसएस और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इंशाल्लाह परेशान वो होगा नहीं, वो लड़ता रहेगा लेकिन अपनी खुशी हासिल करके रहेगा। अवनीजेश अवस्थी ये कह रहा है कि आरएसएस परेशान कर रहा है भारत के मुसलमान को, उसे भारतीय होने पर कलीमुल फख्र है। हफीज साहब को बता दूं, मैं आज उछल उछल के जितना ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है हम तो यहाँ पर हैं, कलीमुल हफीज साहब रजाकर जो आप लोगों की पार्टी के पूर्वज थे, उन्होंने हैदराबादी निजाम के साथ मिलकर के पाकिस्तान जाने का पूरा प्रोग्राम बनाया था। सच्चाई ये है, सरदार पटेल ने यहाँ से कहा कि भारत में विलय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तब उसने विलय किया था सरदार पटेल के हुक्म के बाद, सरदार पटेल की धमकी के बाद। आज आप ये जो बोल रहे हो ना, ये इस समय बोल रहे हो आप। इतिहास जाके फिर से पढ़ लेना, इतिहास में सब कुछ लिखा हुआ है। कोई ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से बोल रहा है कोई व्यक्ति, सब कुछ लिखा हो, सब जानते हैं। आधा इतिहास नुकसानदेह हो जाता है पूरा। नहीं, आधा इतिहास नहीं है। कश्मीर का ही बताइए, जूनागढ़ का ही बताइए, हैदराबाद का ही बताइए, अंग्रेजों ने कैसे डिवाइड किया था ये भी बताइए। अरे मैं आपके बारे में बताऊंगा पहले, बाकी जूनागढ़ के बारे में बाद में बताऊंगा। आप बताइए अपने बारे में, जो अंग्रेजों आप ने अपने बारे में बताइए ना, आप अपने बारे में क्यों, आप अपने बारे में बताइए ना पहले। यहाँ उछल उछल के बोल रहे हैं मेरा भारत मेरा है, उछल उछल के बोल रहे हैं और हम भारत के हैं। आपको आप ताना सहना पड़ेगा क्योंकि आप पाकिस्तान जाना चाहते थे, नहीं जा पाए। ये है असलियत, ये है सच्चाई। आप हमें भेजना चाहते थे कि हम नहीं गए, हमारा देश है ये, और हमारा ये देश है, यहीं मरेंगे हम और यहीं जिएंगे। यहाँ बहुत लोगों ने कोशिश की हमें वो डिस्प्लेस कर दें, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने तब भी इसी जामा मस्जिद की मीनार पे खड़े होकर कहा था ये देश हमारा है और इस देश के जब भी तो आप खुद मान रहे हैं, अभी आप खुद मान रहे हैं, और ये अभी तो आप खुद मान रहे हैं, चाहे मिसाइल मैन हो, आपने खुद चाहे वो कह रहे रक्षा के हैं, क्षेत्र में हो, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, हमारा यहाँ योगदान है, देश हमारा। जवाब ले लीजिए, उनका जवाब ले लीजिए। अवनीजेश अवस्थी का जवाब ले लीजिए प्लीज। अवनीजेश अवस्थी। कलीमुल हफीज साहब, मैं भारत के मुसलमान जो यहाँ पर हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं, मैं आपके ऊपर लगा रहा हूं। आपको लगता है जब आपको क्वेश्चन मार्क होता है तो हिंदुस्तान के, अरे भैया मैं भारतीय मुसलमान हूं, मुझे क्या समझ रहे हैं? मैं कोई बांग्लादेशी मुसलमान नजर आ रहा हूं आपको? मैंने कहा भारत के मुसलमान मतलब एक कम्युनिटी, एक, अरे सुन लीजिए आप किसको सुन लीजिए, एक कम्युनिटी। मेरे पास समय बहुत लिमिटेड है, प्लीज मुझे एक अमजद अयूब मिर्जा का भी रिएक्शन लेना है। अवनीजेश अवस्थी जी बात पूरी कर लीजिए सर।
मैं 10 सेकंड में अपनी बात कह दूं। भारत के मुसलमानों को एक कम्युनिटी के रूप में यह प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहा। भारत के अधिकांश मुसलमान, अधिकांश नहीं, 99% मुसलमानों की जो निष्ठा है वो भारत के साथ है। लेकिन आप जैसे लोग जो मुट्ठी भर मुसलमान हैं, जो मुसलमानों को भड़का करके अपनी राजनीति सीखना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, उनके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक इतनी सी है, बात यहाँ पे समझ जल्दी गए से अब? कमेंट में अमजद जी बात पूरी कर लीजिए। चलिए बात पूरी कीजिए अवनीश जी। बस मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि आपकी जो मुसलमानों को भड़काने की राजनीति है उसका पर्दाफाश किया मैंने आपको। ठीक है, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं मुसलमानों को भड़काने की राजनीति करते हैं। जल्दी से अमजद अय्यूब मिर्जा, आज इस ब्रॉडकास्ट में हमारे दर्शकों के लिए जानना भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होगा कि कैसे पाकिस्तान जुल्म ढा रहा है और क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का वजूद खत्म होना चाहिए। वो गलती जिसे गलती बता रहे हैं जिस पाकिस्तान को मोहन भागवत, वो जो कि 75 साल पहले की गई थी, उसका वजूद क्यों आज खतरे में दिखाई देता है? ये तो पाकिस्तान जो है ये दुनिया के लिए एक अजियत है, एक अजियत है पाकिस्तान दुनिया के लिए। और आप देखें कहीं पे भी कोई टेररिज्म का वाकया होता है उसके ताने बाने जो है वो पाकिस्तान में जाके मिलते हैं। इवन 9/11 जो इतना बड़ा वाकया हुआ टेररिज्म का अमेरिका में, उसके लिंक्स भी जाके वो उसामा बिन लादेन से मिलते हैं। और उसामा बिन लादेन कहाँ फिर फाइनली पाया जाता है? एबटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से 100 गज के फासले पे सेफ हेवन में वो रह रहा था, जहां फिर अमेरिकन ने उसको जा लिया। तो ये सारी चीजें जो है ये साबित करती हैं कि पाकिस्तान दुनिया के लिए कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिससे कोई राहत मिले किसी को, बल्कि एक हाथ में वो बंदूक है उनके और वो न्यूक्लियर बम रखा हुआ है, उन्होंने दूसरे हाथ में कुशकोल है और वो कहते हैं कि या पैसे दो नहीं तो तुम्हारे कंट्री में भी जहाजी जो है वो भेज देंगे। इस तरह की चीजें बहुत हुई हैं दुनिया में। रीजन के लिए तो ये एक नासूर है। देखें ना, पाकिस्तान ने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा किया हुआ है और पाकिस्तान ने आगे से चाइना को गिफ्ट किया अक्साई चीन का काफी सारा इलाका। तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा हुआ है पाकिस्तान की वजह से, उस कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन के लिए पाकिस्तान ने तो कभी कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिए। ऑल्दो इंडिया ने हमेशा उसको बायलैटरल इशू के तौर पर उसका कोशिश की है कि जो है वो आप कह रहे हैं पाकिस्तान नासूर है और रीजन में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल था अवनीश अवस्थी का, कलीमुल हफीज जी, वो सवाल ये था, जो आरोप था एक्चुअली मुझे कहना चाहिए, उन्होंने कहा कि भड़काने की राजनीति आपकी पार्टी करती है, मुसलमानों की निष्ठा पर सवाल नहीं है, उनकी देशभक्ति पर सवाल नहीं है। आपका जवाब जल्दी से। देखिए मैडम, परसों रामनवमी में देश में 15 जगह पर राम बारात में किस तरह के नारे लगे और किस तरह से तलवार लहराते हुए मस्जिदों के सामने पत्थरबाजी हुई, जो उत्तेजक नारे लगे, उसके पीछे कौन है आपको पता है? बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, सब आरएसएस का परिवार है। तो ये भड़काने का पूरा ठेका इनके पास है। इन्होंने पूरी देश की राजनीति बदल दी है इस भड़काने के चक्कर में। अब इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। अब ये तो पूरा देश जानता है। आप टीवी पे बैठ के कुछ भी बोले अवस्थी साहब। ठीक है, उनका जवाब ले लीजिए रवनीश अवस्थी। बात बड़ी साफ सी है अदिति जी, एक बड़ी स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूँ। रामनवमी को लेकर के, रामनवमी के अवसर पर तमाम देश के तमाम हिस्सों में शोभा यात्रा में और हावड़ा में खासतौर से अगले दिन भी, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार के दिन भी जो पत्थरबाजी हुई है वो पूरे देश ने देखी है। समूचा हिंदू समाज जिस तरीके से आहत और क्रोधित है उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जहां भी मेरी बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि ये कैसे होगा। हर जगह पत्थरबाजी होगी रामनवमी की शोभा यात्रा पर, और कहां से पत्थरबाजी होगी? तमाम दुकानें जला दी जाएंगी, गाड़ियां जला दी जाएंगी, माल लूट लिया जाएगा। ये अब चलने वाला नहीं है। ये चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश अवस्थी जी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा ठीक है, आप इन पर भड़काने का आरोप लगा रहे हैं, ये आप पर भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। अमजद अय्यूब मिर्जा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाहिर तौर पर एक तरफ हिंदुस्तानी खुश हैं तो दूसरी तरफ राजनीति ने जो इलाकों को मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने का काम किया है, उसके बाद राजनीति पर सवालिया निशान है और साथ ही भड़काने के आरोप को लेकर भी भारत की सियासत ही बार बार कटघरे में आती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं।